India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, तीसरे पक्ष को चुनौती देने का अधिकार नहीं। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए मांगा वक्त 29 नवंबर को होगी। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। कहा, आरोप प्रथम दृष्टया सही, जमानत याचिका में दम नहीं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जजों की नियुक्ति सरकार का काम है, जनता कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं। मुंबई की विशेष अदालत ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ाई। सरकारी वकील ने कहा, राउत पात्रा चौल परियोजना घोटाले में संलिप्तता के है सबूत। India Legal presents Courts Roundup. चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिल्किस बानो केस के साथ। गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने 14 साल या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हुए अच्छा व्यवहार किया। इस मामले पर केंद्र की भी सहमति ली गई थी। कैदियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफनामे में राज्य सरकार ने ये बात कही है। वहीं सरकार ने कहा है कि दूसरे याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है जिससे वह पीआईएल दाखिल कर सकें। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी। जस्टिस अजय कुमार रस्तोगी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बीती रात इस मामले में भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा भी सभी पक्षकारों को मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने राज्य और दोषियों के जवाबी हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया। सरकार ने ये भी कहा है कि निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार किया गया था, न कि आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट देने के सर्कुलर के तहत। शीर्ष अदालत को सरकार ने बताया कि सरकार ने छूट देने के लिए 7 अधिकारियों की राय पर विचार किया। सरकार ने कहा कि याचिका न तो कानून में चलने योग्य है और न ही तथ्यों पर मान्य है। आगे ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं का तीसरा पक्ष है जिनके पास सजा से छूट के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हलफनामे से ये भी पता चला कि सीबीआई और मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। गोधरा उप जेल के अधीक्षक को लिखे पत्र में सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि अपराध जघन्य और गंभीर था, इसलिए उन्हें समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है।
गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को सजा से छूट दिए जाने के बाद सभी दोषियों को गोधरा की एक जेल से रिहा कर दिया गया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गुजरात सरकार मामले में छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी और निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर छूट के आवेदनों पर फैसला किया जाए। गुजरात सरकार ने साल 2001 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों को सजा कम कर समय से पहले रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के गुनहगारों की सजा पूरी होने से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कई संगठनों ने गुजरात सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खालिद के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगे होने तक सामने आया। वो जेएनयू के मुस्लिम छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य रहा। उसने जंतर मंतर, जंगपुरा, सीलमपुर आदि मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। खालिद शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली के जामिया इलाके और पूर्वोत्तर दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शनों और दंगे के मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, हमें जमानत अपील में कोई दम नहीं लगता, अपील खारिज की जाती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 9 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शर्जील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जेल में बंद उमर खालिद ने सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमर खालिद ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलील दी थी कि इस हिंसा में न तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका है और न ही किसी भी आरोपी के साथ कोई आपराधिक संबंध है। उमर खालिद की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पायस ने ये दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने सीएए समेत वही मुद्दे उठाए थे जिन्हें लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही थी। इनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। खालिद ने निचली अदालत में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के नाते अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहां इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंडोली जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली सुकेश चंद्रशेखर और लीना पालूज की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जहां वर्तमान महानिदेशक जेल प्रभारी नहीं हैं, 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त के आदेश के आधार पर दोनों को तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में ट्रांसफर कर दिया।
साथ ही आपको बता दें कि सुकेश ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि तिहाड़ में अधिकारी पैसे की अपनी मांगों को पूरा नहीं करने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ईडी ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि सुकेश कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जेल से अपना रंगदारी रैकेट चला रहा है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के सामने सुकेश की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि नई जेल में भी उनके साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि जेल में उनके साथ मारपीट की जा रही है, उससे 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिए गए बयान और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसमें सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई है। बेंच ने पूछा कि उसको कब ट्रांसफर किया गया। 26 अगस्त को वकील ने जवाब देते हुए कहा कि डीजी जेल पूरी तिहाड़ जेल की प्रभारी है और मंडोली जेल की इकाइयों में से एक है। साथ ही मंडोली जेल तिहाड़ जेल के भीतर नंबर 14 है और कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया। इस अदालत द्वारा 23 अगस्त को मामले पर विचार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता को 26 अगस्त को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस शिकायत के लिए हमें दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज में पिछले दरवाजे से एडमिशन के आरोप में छात्रों का एडमिशन रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित निर्वहन आदेश बरकरार रखा गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ एनएमसी की ओर से पेश हुए एडवोकेट गौरव शर्मा से सहमत थे कि अपेक्षित आदेश सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ ने मई 2022 में नोटिस जारी करते हुए नोट किया कि संस्थान एडमिशन से संबंधित कानूनी ढांचे की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर छात्रों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज छात्रों को भर्ती करते रहते हैं, वे एमसीआई के आदेश का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनुमति देने के लिए कहते हैं, वे अदालत में जाते हैं और ऐसे में आपको बता दें और कहते हैं कि मामला 4 से 5 साल से लंबित है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम लगभग आधा दर्जन मामले ऐसे देखते हैं। हमें एहसास है कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 4.5 साल बीत चुके हैं। यही समस्या है। छात्र याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने प्रस्तुत किया कि संबंधित छात्र नीट उत्तीर्ण है और उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के बाहर एडमिशन नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉलेज या काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने सेंट्रल काउंसलिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने लगभग 4.5 साल यानी कि 4.5 साल पूरे किए हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनका जीवन किसी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा उनका भविष्य पकड़ रहा है। साथ ही हमारे मामले में वास्तव में सेंट्रल काउंसलिंग हुई है, ये छात्र नीट पास है और अंतिम तिथि पर 5 व्यक्तियां थी। हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा था कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की केंद्रीकृत परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से ही भर्ती नहीं किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दायर कर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित नागरिकों का विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना राष्ट्र की एकता का अपमान है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी पर्सनल लॉ समा जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 21वें लॉ पैनल का कार्यकाल समाप्त होते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवहारिकता की खोज को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इस मुद्दे को चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 22वें लॉ पैनल के समक्ष रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह भी कहा कि लॉ पैनल की रिपोर्ट मिलने के बाद हम हितधारकों से परामर्श करेंगे। केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए दायर याचिकाओं का विरोध भी किया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में
दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नीतिगत मामला है। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि नीतिगत मामलों को लेकर फैसला करना संसद का काम है। कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के अध्ययन की जरूरत बताई है। गौर करने वाली बात यह है कि 21वें लॉ कमीशन ने सरकार के आग्रह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रायशुमारी की थी। 21वें लॉ कमीशन ने अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ का भी अध्ययन किया था और इसके बाद अपनी वेबसाइट पर एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया था। 21वें लॉ कमीशन ने इस कंसल्टेशन पेपर को रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ नाम दिया था। 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये कवायद लटक गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है, यहाँ बहुत राजनीति है। उन्होंने कहा कि देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। जनता कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं है। जजों की नियुक्ति सरकार का काम है। रिजिजू ने न्यायपालिका के अंतर्गत एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की मांग की है। जब रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका अपनी सीमा के बाहर जाकर काम भले करती हो, लेकिन जज वास्तविक समस्याओं और आर्थिक हालात से अनजान रहते हैं, बेहतर होगा कि जज अपनी अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे, वरना लोगों को ऐसा लग सकता है कि कार्यपालिका में घुसपैठ की जा रही है। एक रिपोर्ट देखें। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और संविधान की भावना के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग नेताओं के बीच राजनीति तो देख सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति को वो नहीं जानते। रिजिजू की ये टिप्पणी उदयपुर में एक सम्मेलन में बयान के बाद आई है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि साल 1993 तक भारत में प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता था और इस प्रथा ने हमें बहुत कुछ दिया, यानी कई प्रतिष्ठित जज दिए थे। केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि जब न्यायपालिका को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता तो जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कई न्यायाधीश मामलों पर टिप्पणियां करते हैं जो कभी भी उनके दिए गए निर्णय का हिस्सा नहीं होती हैं। एक न्यायाधीश के रूप में आप व्यवहारिक कठिनाइयों, वित्तीय सीमाओं को नहीं जानते हैं। ये टिप्पणियां एक तरीके से उनकी सोच उजागर करती हैं। उतना हमारा पास पर्याप्त होना चाहिए। एक देश का अपना क्षमता होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज होता है। ये सारा विषय को आप मिला करके देखेंगे, जिसको जिस चीज के लिए दायित्व दिया गया है वो उस चीज पे अपना ध्यान और अपना फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिजिजू ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, 1993 तक भारत में प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता था। उस समय हमारे पास बहुत प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। रिजिजू ने आगे कहा कि संविधान इसके बारे में स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। 2014 में एनडीए सरकार ने जजों की नियुक्ति के सिस्टम को बदलने की कोशिश की थी। 2014 में लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएससी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति और तबादले करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल मामले में राउत को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सोमवार को राउत को विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया था, जहां उनकी हिरासत मंगलवार तक बढ़ा दी गई थी। उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को विशेष अदालत को बताया था कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने पात्रा चौल पुनर्विकास योजना में सक्रिय रूप से रुचि ली थी और धन शोधन मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए ये सब रिकॉर्ड पर है। ईडी ने सोमवार को उत्तरी मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में
अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में राज्यसभा सांसद की जमानत याचिका पर अपनी दलीलें पूरी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित भूमिका के लिए जुलाई में गिरफ्तार किए गए शिवसेना नेता ने पिछले महीने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA अदालत से जमानत मांगी थी। याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के पास 2011 से रिकॉर्ड मौजूद है जो बताते हैं कि राउत पात्रा चौल परियोजना में शामिल थे। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को अगस्त 2022 में राज्य के दुमका जिले में एक लड़की की हत्या के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 11 नवंबर तक दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका स्कूल छात्रा की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें एक स्कूली लड़की की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लड़की के कमरे की खिड़की के बाहर से उस पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण के खंडपीठ ने कहा था कि इस घटना ने न केवल झारखंड राज्य बल्कि पूरे देश के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और कोर्ट ने इस मामले की निगरानी करने का फैसला भी लिया था। संदर्भ के लिए न्यायालय द्वारा तय किए गए 3 मुद्दे थे। पीड़ित को घटनास्थल से रिम्स में क्यों जाना पड़ा, दुमका में क्या अस्पताल में उचित उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था, और साथ ही मीडिया में ये प्रकाशित किया गया है कि अनुशासित बल के एक सदस्य ने एक चैनल से बात करते हुए अपराधी की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ संकेत दिया है। आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में मीडिया से किस हैसियत से बात की और क्या यह वास्तव में जांच में आया है। मीडिया में यह भी बताया गया है कि एक जांच अधिकारी को याचिकाकर्ताओं की सूची से हटा दिया गया है जो कि अदालत के प्रश्नों के उत्तर अधिकारियों द्वारा दायर नहीं किए गए हैं। इसीलिए अदालत ने पुलिस अधीक्षक दुमका को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को अगली तारीख 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। अदालत ने चेतावनी देते हुए निदेशक एम्स देवघर को भी अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI के डायरेक्टर को अगली सुनवाई पर तलब किया है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक मोहलत दी है। हाईकोर्ट में ASI के डायरेक्टर जनरल की ओर से आज भी नहीं पेश किया गया व्यक्तिगत हलफनामा। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी का SI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में हलफनामा मांगा था। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी हुई 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें से 3 अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों पर भी अब आगे की सुनवाई होनी है। बताया भी जा रहा है कि इनमें एक अर्जी ज्ञानव्यापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है। हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई पर फिलहाल 31 अक्टूबर तक रोक लगी हुई है। पिछले साल वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था। ASI से सर्वेक्षण कराए जाने की निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। उनका पक्ष ले रही है। इस प्रकार से उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना आज लगाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि 31 अक्टूबर तक
अपना शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दें और अगर अधिकारी बीमार है तो उसका नेक्स्ट इंचार्ज अफसर जो है वो शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। इस प्रकार का निर्देश किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.